रखिए गेमेटोजेनेसिस में हमें दो तरीके की गेमेटोजेनेसिस पढ़नी है बेटा, एक है मेल गेमेटोजेनेसिस, एक है जल्दी फीमेल गेमेटोजेनेसिस, है ना? जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा ना? तो द फर्स्ट वन इज कॉल्ड है शाबाश मेल गेमेटोजेनेसिस, समझ आया? एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज, जल्दी बोलो शाबाश, फीमेल गेमेटोजेनेसिस। और गेमेटोजेनेसिस पढ़ाना हर किसी के बस की बात है नहीं बेटा क्लास 12th में, मतलब टीचर शायद पता ना नहीं है क्या पता बराबरी आना, ठीक है, बट हम बहुत अच्छे से पढ़े, टेंशन मत लो। मेल गेमेटोजेनेसिस को हम क्या नाम देते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, पहले हम इसी को पढ़ेंगे, ठीक है ना? और फीमेल गेमेटोजेनेसिस को हम क्या बोलते हैं? और इसको मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं बिकॉज ये टफ है बेटा, oogenesis, एकदम क्लियर? तो मेल गेमेटोजेनेसिस कहां होती है? मेल गोनेड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एज। फीमेल गेमेटोजेनेसिस कहां होती है? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसको शाबाश? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है? सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपसे कोई पूछे स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या, तो आप क्या बोलोगे? स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस जहां पे हम क्या करते हैं बेटा, डिप्लॉयड सेल स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनाते हैं? एक हैप्लॉयड सेल बेटा, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। ये सिंपल इसका डेफिनेशन, ठीक है ना बेटा? कितने दिन लगते हैं बेटा? 60 to 75 डेज या मोर देन दैट भी लग सकते हैं एक स्पर्म को बनने के लिए बेटा। तो ये आपको ऐसे याद रखने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट नहीं। बट इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, जो आपको सबसे ज्यादा याद रखना है, दैट इज जो एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, मैं बाद में बोलूंगा क्या करना है, लेकिन नीड बोर्ड के एग्जाम में जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही लिखना है बेटा, ठीक है? एक्चुअली में जो गलती एनसीईआरटी ने करी, उन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस को बराबर तोला। रियलिटी में ये दोनों क्या है बेटा, अलग अलग चीज है, अलग अलग प्रोसेस है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज डिफरेंट एंड स्पर्मेटो, समझ आया? तो बोर्ड के लिए आप याद रखोगे बेटा दैट स्पर्मेटोजेनेसिस इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर फेजेस बेटा। द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? बिकॉज इस फेज के अंदर कुछ नहीं होता बेटा, सेल साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को डिवाइड करती है और कुछ नहीं करती है बेटा। अरे समझ रहे हो क्या बता रहा हूं मैं? द सेकंड फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक्चुअल में स्पर्म को बनाता है, जिसको हम स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मीथिलियोसिस भी बोलते हैं बेटा। अरे क्लियर हो गया? फिर से मैं एक बार बता, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्मेटोगोनिया जो एक डिप्लॉयड सेल है बेटा, उसका कन्वर्ट होना किस में? हैप्लॉयड सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म। कहां पे? टेस्टीज में। टेस्टीज में कहां पे? सामने। ये आपको कहानी पूरी पता है बेटा, क्लियर है ना बेटा? ये दो फेजेस में होगा, तो फर्स्ट फेज इज माइटोसिस, द सेकंड फेज इज मियोसिस। खत्म होगी कहानी, फाइनली 4 सेल्स बनेगी जिनको आप स्पर्मेटिड बोलोगे। यहां तक तो क्लियर है? फिर स्पर्मेटिड को मैं बनाना चाहता हूं क्या? फंक्शनल स्पर्म, मोटाइल स्पर्म बेटा। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। अरे क्लियर हो गया ना बेटा? ये मैंने यहाँ पे पूरी कहानी लिखी है, तो आप इसकी थोड़ी याद रख लो, मैं एक्चुअली में बताता हूँ प्रोसेस कैसे चलता है बेटा, ठीक है? यहां तक तो क्लियर हो गया ना? तो एक बार पढ़ लो फटाफट, बिगिनर्स ड्यूरिंग मेल एंड फीमेल गेमेटोजेनेसिस में यही तो फर्क है। फीमेल गेमेटोजेनेसिस एम्ब्रियो के अंदर शुरू होती है और फिर खत्म हो जाती है 50 ईयर की एज पे। मेल गेमेटोजेनेसिस लेट शुरू हो जाती है बट चलती है पूरी, मतलब अल्लाह ने दोनों के साथ बराबरी करी है बेटा। फीमेल की गेमेटोजेनेसिस को पहले शुरू कराया और खत्म जल्दी किया, और मेल की गेमेटोजेनेसिस को लेट शुरू कराया और पूरी जिंदगी चलाया बेटा। क्लियर ना? ये आपको ऑलरेडी पता है। प्रोसेस टेक्स प्लेस, समझ आया ना बेटा? दो पार्ट्स है, क्या क्या? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एंड साइटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम, ये होती है और ये होती है। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ सुपरमेटेड टू, डिफरेंशिएशन इज आल्सो कॉल्ड बिकॉज़ शेप बदल देगा अपना है बेटा, ठीक है ना? लॉन्गेस्ट फेस। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊं क्या क्या? स्पर्मेटोसाइटोज। यहां तक तो समझ आ गया? कुछ नहीं है बेटा, पहले रफ एक आइडिया देता हूं, फिर मैंने एक अच्छी पिक्चर ड्रॉ करी है वहां हम इसको चलो मैं उधर ही करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। इधर नजर, चलो इधर, इसे मजा नहीं आएगा, इसको ऐसे नजर रखो ध्यान से। थोड़ा सा तो आपको माइटोसिस मियोसिस का आइडिया है ना? नजर रखो ध्यान से बेटा, ये सब लोग सुनना ध्यान से। भूल जाओ आप थोड़ी देर के लिए कि हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं। आप याद रखो कि हम एक नॉर्मल सेल साइकिल पढ़ रहे हैं, एक ऐसी सेल का जो नेचर में बेटा सोमैटिक सेल नहीं है बट जर्मिनल सेल है। मैंने सेल साइकिल पढ़ाया आपको, सोमैटिक सेल्स ऑलवेज अंडरगो माइटोसिस, उनको आप कितने भी पैसे दोगे बेटा वो कभी मियोसिस। जर्मिनल सेल्स फर्स्ट अंडरगो माइटोसिस एंड लेटर अंडरगो। तो यहां पे इमेजिन करो मेरे पास जो सेल है, दिस इज नॉट अ सोमैटिक सेल, इट इज अ जर्मिनल सेल्स। ऐसी सेल्स होती है जो फाइनली क्या बनाती है जिंदगी में? गैमीट्स बनाती है, समझ आया ना? तो अगर एक जर्मिनल सेल आपके सामने है जो फ्यूचर में क्या बनाने वाली है, तो मुझे बता अभी ये सेल क्या होगी बेटा? ये हैप्लॉइड होगी कि ये डिप्लॉइड होगी? जल्दी जल्दी शाबाश, जल्दी बोलो शाबाश, हैप्लॉइड डिप्लॉइड? क्लियर है बच्चा? अब ये सेल चाहती है बेटा कि फ्यूचर में ये क्या बने शाबाश? हैप्लॉइड सेल बने। ये सुनना प्लीज ध्यान से, ये सेल चाहती है फ्यूचर में ये क्या बने बेटा? हैप्लॉइड सेल बने। तो आपके हिसाब से इस सेल को क्या करना चाहिए बेटा? सीधे घुसना चाहिए हैप्लॉइड साइकिल में कि पहले डिप्लॉइड बनना चाहिए बेटा? क्यों? समझ आया ना? तो क्या होगा बेटा, ये कोई एक्सेल है, नाम मैं बाद में दे दूंगा। तो ये सेल नेचर में डिप्लॉइड है, फ्यूचर में ये बनना चाहती है हैप्लॉइड, लेकिन हैप्लॉइड बनने से पहले ये बहुत बार क्या करेगी? जल्दी बोलो शिवा, क्या करेगी? माइटोसिस करेगी, है ना? और माइटोसिस क्यों करेगी? बिकॉज अगर ये हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो गई बेटा, तो इसको पीछे अपनी जनरेशन को रखना चाहिए ना बेटा कि जो क्या हो? डिप्लॉइड, वरना तो सब हैप्लॉइड खत्म हो जाएंगे बेटा। बात समझ रहे हो क्या बता रहा हूं मैं? तो इसलिए ये सेल बहुत बार क्या करेगी शाबाश? माइटोसिस करेगी और अपनी जैसी बहुत सारी सेल्स बना के रखेगी बेटा। और इसमें से हर सेल कैसा होगा? जल्दी बोलो शाबाश, कैसा होगा? डिप्लॉइड। अरे समझ आया? तो अगर ये सेल को मैंने नाम दिया एक्स, तो बता ये सेल्स एक्स होंगी कि वाई होंगी बेटा? एक्स ही होंगी, बेटा इनमें कोई फर्क
क्लियर हो गया? अब फाइनली बेटा इस सेल ने ठान लिया कि सर हमको क्या करना है शाबाश, मियोसिस करना है। लेकिन आपको अगर सर ने अच्छे से बेटा सेल साइकिल पढ़ाया होगा, आपको सबको पता है दुनिया की कोई भी सेल जो चाहे माइटोसिस में जाए या चाहे मियोसिस में जाए, हर जगह जाने से पहले बेटा उसको एक कॉमन रास्ते को पार करना पड़ता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इंटरफेज नाम देते हैं। अरे समझ आया? तो मतलब अगर ये सेल मियोसिस के रास्ते पे चलना चाहती है, तो मियोसिस के रास्ते पे चलने से पहले बेटा ये कहां जाएगी? और सबको पता है बेटा इंटरफेज में G1 फेज होता है, S होता है, G2 होता है और G0 होता है बेटा। याद है कि नहीं बेटा? G1 का यहां में कोई डिस्कशन नहीं करने वाला, G2 का भी नहीं करने वाला, G0 का भी नहीं करने वाला, खाली मैं किसका करूंगा? यहां तो क्लियर हो गया? अब क्या डिस्कशन करना है वो जरा नजर रखो ध्यान से। ये मान के चलिए फॉक्स हमारी सेल थी, सुनना प्लीज ध्यान से बेटा, ठीक है ना? और इस सेल के पास ये क्रोमोसोम था बेटा, प्लीज नजर रखा ध्यान से। ये पिंक कलर का क्रोमोसोम था जो आपकी मम्मी ने दिया आपको, ठीक है ना? और ये ऑरेंज कलर का क्रोमोसोम है जो आपके फादर ने आपको दिया बेटा। दिख रहे हैं दोनों क्रोमोसोम्स? ये सुनना, ये समझ आया ना? तो oogenesis भी लगभग आधा इसी से खत्म हो जाएगा। oogenesis का पैटर्न एंड स्पर्मेटोजेनेसिस का पैटर्न सेम ही है बेटा। ये क्लियर हो गया? तो अगर आपको दिखे बेटा कभी भी किसी सेल के अंदर दो क्रोमोसोम, तो ऑटोमेटिकली वो सेल कैसी होती है बेटा? एक दिखे तो सेल कैसी है बेटा? जल्दी जल्दी शाबाश। ये क्रोमोसोम मैंने आपको बोला किसने दिया, मदर ने कि फादर ने? तो इसको मैटरनल बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे? और ये किसने दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? यहां तो समझ आया? यहां तो क्लियर हो गया? तो मतलब आपकी मां से बेटा आपकी बॉडी में 23 क्रोमोसोम आए, और वो 23 के 23 कैसे हैं? जल्दी बोलो शाबाश। मां से आपको कितने क्रोमोसोम आए शाबाश? 23 क्रोमोसोम आए, बिकॉज मां ने क्या दिया, एग, फादर ने क्या दिया, स्पर्म। हैप्लॉइड थे कि डिप्लॉइड थे? हैप्लॉइड थे, इसलिए मदर से आए 23 क्रोमोसोम्स, एंड दे आर कॉल्ड, जल्दी जल्दी शाबाश, मैटरनल क्रोमोसोम। ये मां के क्रोमोसोम्स हो गए। क्लियर हो गया? और बाप से आपको बेटा कितने क्रोमोसोम मिले शाबाश? 23 मिले बेटा, ये भी 23 क्रोमोसोम्स है, एंड दे आर कॉल्ड एज, यहां तो क्लियर हो गया? तो टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं एक डिप्लॉइड सेल में? यहां तो क्लियर है बेटा? अब ये सेल बेटा आगे जाने से पहले, माइटोसिस एंड मियोसिस में जाने से पहले, ये सेल सबसे पहले कहां जाएगी शाबाश? चलिए इंटरफेज में मैं खाली एस के बारे में बात करना चाहता हूं, ठीक है? जैसे सेल बेटा एस फेज में पहुंचेगी, ये सुनना प्लीज ध्यान से, जैसे सेल एस फेज में पहुंचेगी, ये पहुंची सेल एस फेज के अंदर, ठीक है? तो एस फेज के अंदर ये क्या करती है बेटा, आपने क्लास 11 के अंदर ऑलरेडी पढ़ा है, ये अपने जेनेटिक मटेरियल को, जल्दी जल्दी शाबाश, जेनेटिक मटेरियल को, ये क्रोमोसोम को डबल करती है बेटा। क्रोमोसोम वैसे के वैसे रहेंगे, खाली डीएनए क्या होगा, तो कैसे पता चलेगा, नजर के ध्यान से, ये सेंट्रोमेयर दिख रहा है, सेंट्रोमेयर ऊपर भी एक और, लेकिन अब इस सेंट्रोमेयर के गले दो लोग पड़ेंगे, अभी तक एक लोग गले पड़े थे, अब दो लोग पड़ गए बेटा। समझ आया? यानी क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ा है, बट किसका नंबर बढ़ा है? समझ आया ना यार? डीएनए का नंबर बढ़ा है। क्लियर है ना? सेम इधर भी होगा ना बेटा, क्रोमोसोम अभी भी एक है, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है बेटा? समझ आया? अगर मैं आपको बोलूं पहली सेल का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो लिखो बेटा, ये सेल नंबर 1 दिख रही है ना, तो इसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या आएगा, 2n/2c, बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, 2, अमाउंट ऑफ डीएनए भी क्या है बेटा, 2 है, 2n/2c। अरे आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं इस सेल का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, तो क्या आएगा बेटा, 2n/4c, बिकॉज अमाउंट बढ़ गया, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम अभी भी कितना है बेटा? अगर मैं एक्चुअल नंबर के हिसाब से चलूं, यहां पे आपके पास कितने क्रोमोसोम थे, 46, डीएनए भी कितना था, 46c बेटा, है ना? यहां पे आपके पास कितने क्रोमोसोम है, 46, लेकिन डीएनए कितना है बेटा, 92c है बेटा, अगर एक्चुअल नंबर के हिसाब से चलोगे तो। नहीं समझ आ रहा क्या बता रहा हूं? पक्का ना? इसी पे सब कुछ डिपेंड, ये समझ आया? आगे सब कुछ बकवास है बेटा। ये क्लियर हो गया? तो साथ साथ में ये नंबर भी लिखता जाऊंगा ताकि ये साथ साथ चलाए हम। तो यहाँ पे आपके पास बेटा एक्चुअल नंबर जो है दैट इज शाबाश 46n एंड 46c बेटा, है ना बच्चा? और यहाँ पे जो एक्चुअल नंबर है बेटा वो है 46n एंड 92c। यहाँ तक क्लियर? अब नजर खुद ध्यान से। सो मतलब अब इस सेल ने बेटा अपना क्या बढ़ा दिया, नंबर बढ़ा दिया कि अमाउंट बढ़ा दिया? ये बात आपको दिमाग में बिठानी है कि नंबर नहीं बढ़ा, बट ये दिमाग में बिठाना है, ठीक है? अब ये करने के बाद अब ये सेल सीधे आएगी बेटा किसके अंदर शाबाश, सेल साइकिल के फर्स्ट फेज के अंदर, जिसको मियोसिस, जल्दी बोलो शाबाश, जिसको मियोसिस, अरे समझ आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? इसको हम बोलते हैं मियोसिस 1 बेटा। जल्दी जल्दी क्या बोलते हैं शाबाश? तो इधर मैं लिख देता हूं मियोसिस, साइड में ये है मियोसिस 1 बेटा, मियोसिस 1। क्लियर है? पूरी कहानी आपको पता है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1। प्रोफेज 1 में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकार्टीन, उस पे मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है? जब ये पूरा मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनली क्या आएगा, टीलोफेज 1 आएगा, आएगा ना? फिर होगी साइटोकाइनेसिस 1 बेटा, होगी ना? और फाइनली बेटा यहां से क्या निकलेंगे शाबाश, दो, ये सुनना इंपॉर्टेंट है, यहां से दो सेल्स निकलेंगे, ये निकला सेल नंबर 1, निकला कि नहीं? और ये निकला सेल नंबर 2, भाई निकला ना? अगर आप सेल नंबर 1 को ध्यान से देखोगे बेटा, ये सुनना प्लीज ध्यान से, हाँ? अगर आप सेल नंबर 1 को ध्यान से देखोगे, इसके पास ये वाला क्रोमोसोम चला गया, चला गया। और अगर आप सेल नंबर 2 देखोगे, इसके पास ये वाला क्रोमोसोम चला गया। अरे गया कि नहीं? लेकिन फर्क क्या फिर बेटा, अगर ये सेम पहले जैसा हो गया, फर्क क्या है बेटा? फर्क बस इतना सा है कि ये क्रोमोसोम के अंदर बेटा अभी पहले जैसा नेचर, बिकॉज इसमें क्रॉसिंग ओवर हुई है बेटा, है ना? और इसके पास भी पहले जैसा नेचर नहीं रहा, बिकॉज इसमें भी क्या हुआ है,
माँ का हिस्सा आ गया बाप के क्रोमोसोम के ऊपर और बाप का हिस्सा आया, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। ये समझ आया? तो फाइनली अगर आप इन दो सेल्स को ध्यान से देखोगे बेटा और इनको पहले से कंपेयर करो, ये दो सेल्स बनी ना, तो मुझे बताओ फटाफट से पहली सेल का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या है? जल्दी जल्दी शिवा, 1n है ना बेटा? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? लेकिन नीचे क्या है? 2c है कि नहीं है? ठीक है, और यहां पे भी क्या है बेटा शिवा? 1n, और नीचे क्या है बेटा? इसलिए 11th में सेल साइकिल पढ़ना इंपॉर्टेंट, बिकॉज 12th का पूरा गेमेटोजेनेसिस उसी पे बेस्ड है बेटा। ये क्लियर हो गया? अब अगर मैं आपको बोलूं भाई इस सेल का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो 1n/2c है, इससे आपको क्या समझ आ रहा है बेटा? जल्दी जल्दी शिवा, इससे समझ आ रहा है कि मियोसिस 1 ने क्या किया बेटा? इसने क्रोमोसोम के नंबर को बेटा हाफ कर दिया। क्या कर दिया? बट बट कुड नॉट शिवा डिक्रीज क्या? जल्दी जल्दी शिवा, अमाउंट ऑफ ये क्वेश्चन मैंने कितने टीचर्स को पूछा है कि भाई अगर हम मियोसिस 1 के बाद सेल को हैप्लॉइड बना रहे हैं तो मियोसिस 2 करने की क्यों जरूरत पड़ती है? इसका सिंपल आंसर है कि हमें ऐसा सेल चाहिए बेटा जो नंबर के बेस पे भी हैप्लॉइड हो और अमाउंट के बेस पे भी हैप्लॉइड हो। बट अनफॉर्चुनेटली मियोसिस 1 हमको नंबर तो आधा करके देता है बट अमाउंट आधा करके, इसलिए अमाउंट को आधा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मियोसिस 2 करना पड़ेगा। समझ आया क्या बोला मैंने? ये क्लियर हो गया? तो यहां तक तो आई होप कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर एक्चुअल नंबर के हिसाब से जाओगे, मतलब जो मैंने इधर लिखा था बेटा, तो बता इसमें क्रोमोसोम कितने होंगे? जल्दी जल्दी शिवाय, 23 क्रोमोसोम होंगे, होंगे ना बेटा? और नीचे अमाउंट कितना होगा? जल्दी जल्दी शिवाय, अमाउंट 2c है ना बीबी बेटा, तो 2 उधर कितना था हमारा? जल्दी जल्दी, यहां पे हमारे कितना था बेटा और यहां पे कितना आएगा? समझ आया? क्लियर है? लेकिन हमको क्या चाहिए? 23 एंड 23c चाहिए बेटा। समझ आई ये बात? अब नेक्स्ट, अगर आप 23 एंड 23 चाहते हैं बेटा, तो 23 एंड और 23c पाने के लिए हमें अब कहां जाना पड़ेगा? जल्दी जल्दी शिवाश, मियोसिस 2 में जाना पड़ेगा। अरे जाना पड़ेगा ना, मियोसिस 2 में जाना पड़ेगा। अब मियोसिस 2 क्या करेगा? जल्दी जल्दी शाबाश, नंबर को भी जल्दी जल्दी हाफ करेगा और अमाउंट को भी हाफ करेगा। अरे करेगा कि नहीं? कैसे करेगा बेटा? वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, प्रोफेज 2, जल्दी जल्दी मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड, और जब इस सेल नंबर 1 के ये चारों फेजेस हो जाएंगे तो इस सेल से कितनी सेल्स बनेगी? तो मतलब ये इसकी 2 सेल्स है बेटा। समझ आया ना? फिर इसके साथ भी तो यही होगा ना, तो इसकी कितनी बनेगी? इसकी भी 2 बनेगी बेटा। अरे क्लियर हो गया? तो दैट मींस ओरिजिनल पेरेंट सेल से कितनी सेल्स बनी? 4 सेल्स बनी। ये क्लियर हो रहा है? ठीक है, अगर आप इस सेल को ध्यान से देखोगे, अब इसके क्रोमोसोम को अगर नजर डालोगे तो इसका एक क्रोमोसोम ऐसा दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? और दूसरा क्रोमोसोम बेटा ऐसा दिखेगा। सर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये ऐसा दिखेगा, ठीक है ना? इसका एक क्रोमोसोम शाबाश ऐसा दिखेगा और दूसरा बेटा ऐसा दिखेगा। क्वेश्चन बेटा डब हो रहा है ना ब्रो? इसका पहले जैसा कलर नहीं है बेटा। अरे दिख रहा है? चलो अभी दिख रहा है? तो अब मेरे को बता टोटल कितनी सेल्स बनी। और अगर मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूं बेटा, इन 4 सेल्स में से कौन सी सेल एकदम पहले जैसी पेरेंट के जैसी है और कौन सी सेल पेरेंट के जैसी नहीं है बेटा? तो आंसर क्या आएगा? बाश, ये एकदम पेरेंट के जैसी, देखो ना बेटा, एकदम पेरेंट के जैसी है, दिख रहा है? और ये एकदम पेरेंट के जैसी, अरे दिख रहा है ना? इन सेल्स को हम बोलते हैं पेरेंटल टाइप्स बेटा। क्या बोलते हैं? सो सच सेल्स जिनके अंदर डीएनए अभी भी किसके जैसा है? पेरेंट के जैसा है, सच सेल्स आर कॉल्ड एज पेरेंटल टाइप्स। ये काम आएगा जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे, पेरेंटल टाइप्स। वेरी क्लियर हुआ? और अगर कोई बच्चा ऐसी सेल के फ्यूजन से बनता है ना, वो मैक्सिमम माँ बाप के जैसा ही दिखेगा। होते हैं ना कुछ बच्चे जिसके बहुत सारे फीचर माँ बाप से मिलते हैं, क्यों? बिकॉज वहां पे बेटा वो सुपर्म या वो एग का फ्यूजन हुआ है जिसके पास क्रोमोसोम कैसा है? पेरेंटल प्योर टाइप है बेटा, उसमें रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है। अरे समझ आ रहा है क्या बता रहा मैं? अब जो बच्चे इधर से पैदा होंगे बेटा, दिख रहा है ना, ये दो से जो बच्चे पैदा होंगे वो कैसे होंगे बेटा? पेरेंटल टाइप्स और नॉन पेरेंटल टाइप्स। इन्हीं को हम रिकॉम्बिनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी इनके बहुत सारे फीचर माँ बाप से मिलते नहीं होंगे। क्लियर हो गया? तो अगर आप इन 4 सेल्स का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो चेक करोगे, अगर इसका चेक करोगे तो क्या आएगा? 1n/1c इसका, 1n/1c इसका, 1n/1c इसका, 1n/, समझ आया? पहले के साथ कंपेयर करो बेटा, पहली सेल कैसी थी आपकी? 2n/, थी ना बेटा? लास्ट में कैसी दिख रही है? तो मतलब क्या हुआ? n का भी आधा हुआ। और समझ आया ना? इसीलिए मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। ये क्लियर हो गया? अब आते हैं एक्चुअल सुपरमेटोजेनेसिस पे, तो नजर प्लीज इधर रखना ध्यान से। तो मैं कलर यूज करता हूँ, ये वाला कलर यूज करता है बिकॉज हमने कहीं पे यूज नहीं किया। ये जो सेल आपको यहाँ पे दिख रही है ना, जिसको मैंने एक्स नाम दिया था, दिख रही है ना बेटा? तो दिस एक्स सेल इज कॉल्ड एज सुपरमेटोगोनिया। जल्दी जल्दी क्या बोलते हैं इसको? सुपरमेटोगोनिया। समझ आया? तो क्या कर रही है सुपरमेटोगोनिया और क्या बना रही है? जल्दी जल्दी शबाश, मेनी मेटोगोनियाज बेटा। क्या बना रही है? जल्दी जल्दी शबाश। और इन सुपरमेटोगोनियाज को हम नाम देते हैं सुपरमेटोसाइट्स। क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी शबाश, सुपरमेटोसाइट। समझ आया? द सुपरमेटोगोनिया सेल्स which are formed by the division of through is called as supermatocyte.
समझ आया? इनमें कोई फर्क ना नंबर के बेसिस पे ना डीएनए के पैटर्न के बेसिस पे। समझ आया? अब सुनो ध्यान से बेटे, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये बहुत सारी सुपरमेटोगोनिया बनी ना, अब इनमें से कोई एक सुपरमेटोगोनिया जो अपने भाइयों के साथ खुश नहीं है बेटा, वो चाहती है कि वो उनसे क्या हो जाए, और अलग होने के लिए बेटा इस सुपरमेटोगोनिया ने क्या किया, इसने अपने साइज को बढ़ा दिया बेटा। क्या बढ़ा दिया? कोई डिवीजन विजन नहीं किया, बस अपने साइज को इंक्रीज कर दिया। सो दैट सुपरमेटोगोनिया सेल जो अपने भाइयों के साथ अभी तक रह रही थी, बट अब अपने भाइयों से क्या हो गई, कैसे अलग हो गई, अपने साइज को क्या कर दिया, जल्दी जल्दी शाबाश। तो दिस सेल इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। याद रहेगा? अरे जल्दी याद रहेगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है बेटा, हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? तो आंसर क्या आएगा? डिप्लॉइड। समझ आया ना? तो फिर इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और नॉर्मल स्पर्मेटोसाइट या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोगोनिया में फर्क किस चीज का है? वो खाली साइज का है बेटा, अमाउंट ऑफ डीएनए सेम। अरे समझ आई बात? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? अब साइज कैसे बढ़ा, आई होप मेरे को बताने की जरूरत नहीं है बेटा, बिकॉज इसने एस फेज किया, इसने एस फेज, तो अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस जब बढ़ेगा तो अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म भी बढ़ेगा बेटा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने बेटा क्या करी, समझ लो ना बेटा? तो क्या बनी शाबाश? दो, जल्दी बोलो शाबाश, दो सेल्स बनी जो नेचर में क्या है, हैप्लॉइड है। किसके बेसिस पे? किसके बेसिस पे वो हैप्लॉइड नहीं है बेटा? समझ आया ना? सो दीज टू सेल्स बेटा दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। समझ आया? अरे समझ आया? तो एग्जाम से क्वेश्चन पूछेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या फर्क है बेटा, तो आंसर क्या आएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो सेल है बेटा जो मियोसाइट है, दैट मींस इट इज गोइंग टू अंडरगो मियोसिस, एंड सेकेंडरी वो सेल है बेटा जो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है कौन सी, मियोसिस। समझ आया ना बेटा? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तो कोई मसला नहीं है। ये डिप्लॉइड है बेटा नंबर के बेसिस पे भी और अमाउंट के बेसिस पे भी। ये डिप्लॉइड है बेटा किसके बेसिस पे? नंबर के बेसिस पे डिप्लॉइड। तो मतलब इसमें आप हजारों चीजें लिख सकते हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया तो रटने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी आप। दिस मच इज डन। अब फाइनली बेटा ये क्या बनी, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जाएगी बेटा किसके अंदर, और क्या करेगी बेटा, अपने आप को आधा करेगी बेटा, किसके बेसिस पे, और किसके बेसिस पे, और क्या बनाएगी, चार सेल्स बेटा। अरे समझा? हैप्लॉइड डिप्लॉइड, and these चार diploid cells, these चार haploid cells बेटा they are called as spermatids बेटा, spermatids बेटा। समझ आया? तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटो। क्लियर हो गया? देखिए एनसीईआरटी ने साइटोजेनेसिस वर्ड यूज नहीं किया, एनसीईआरटी ने स्पर्मेटोजेनेसिस वर्ड यूज किया। तो आप एनसीईआरटी के लिए नीट के लिए याद रखोगे, लेकिन नीट के लिए याद रखोगे स्पर्मेटोजेनेसिस, बोर्ड के लिए याद रखोगे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। समझ आई बात? जल्दी जल्दी समझ आया? अब ये काम अपने आप हो रहा है कि हार्मोन्स की वजह से हो रहा है? तो फटाफट से बता बेटा कौन सी सेल, पहले सेल का नाम बताना। वेरी गुड बेटा, लेडिक सेल, वेरी गुड, ठीक है ना? ऊपर से कौन आया, ICSH बेटा, याद आया ना बेटा? और क्या बनाया इसने, एंड्रोजन, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। एंड्रोजन का नाम टेस्टोस्टेरोन बेटा, जो किसके पास जाएगा, शाबाश, स्पर्मेटोगोनिया के पास, और इसको मजबूर करेगा क्या करने के लिए। समझ आया? तो मतलब इस पूरी प्रोसेस में बेटा अगर मेरे को किसी का नाम लिखना है तो इधर भी आएगा टेस्टोस्टेरोन, इधर भी आएगा टेस्टोस्टेरोन, इधर भी आएगा। तो आई होप दिस इज एंड ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। डन है? यही हमने कुछ इधर प्यार से लिखा हुआ है बेटा, बाकी कहानी तो सेम ही है, ठीक है ना? तो ये आप फटाफट से ऊपर बताओ कि इस सेल के बारे में हम क्या लिखे इधर। क्लियर है बेटा? सुपरमेटोगोन है ना? यहां पे मैं क्या लिखूं बीच में, वेरी गुड, माइटोसिस, है ना? तो बना रही है सेल्स बेटा, अपना नंबर बढ़ा रही, ठीक है? लेकिन इनमें से बेटा एक सेल ने क्या किया, और क्या बनी वो, जो अभी भी क्या है, समझ रहे ना बेटा? कैसे वो 2n है बेटा, बिकॉज अभी तक उसमें मियोसिस, बट इसके पास एक गड़बड़ है बेटा, वो क्या है, 2n तो है ये बेटा, लेकिन एक गड़बड़ है ना, वो क्या है कि नंबर के बेस पे 2n है, अमाउंट के बेस पे 2n, अमाउंट के बेस पे 4c है बेटा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं आपके लिए इधर लिख भी देता हूं। तो ये नंबर के बेसिस पे 2n, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए के बेस पे क्या है बेटा, अरे अभी मैंने बताया कि नहीं बताया? आगे बढ़ते, इस सेल को हम क्या बोलते हैं, समझ आया? अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का क्या हो रहा है, जल्दी बोलो शाबाश, मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट हो रहा है बेटा, ठीक है? और मियोसिस फर्स्ट इसके साथ क्या करेगा, जल्दी जल्दी शाबाश, वो क्रोमोसोम को, इधर मैं लिख देता हूं बेटा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना? हाँ, अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए, शाबाश, डबल लिख देता हूं मैं बेटा, चलो सेम ही रहेगा। अमाउंट ऑफ डीएनए सेम, सेम मतलब ऊपर वाले के कंपेयर में, ऊपर कितना था 4c, नीचे भी कितना रहेगा 4c। समझ आया? तो अगर न्यूक्लियोसाइड प्लाज्मिक रेशियो दोनों सेल्स का मैं साइड में लिख दूं,
तो बता इधर क्या लिखूं, जल्दी जल्दी। चलिए, ऊपर कितना था 2n, अब इधर कितना हो जाएगा 1n। अरे बताया ना अभी बेटा, ऊपर कितना था 4c, यहाँ कितना रहेगा, समझ आ रहा है, यहाँ पे भी क्या रहेगा 1n बाई। अब नेक्स्ट आते हैं, अब इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, जो क्या करेंगी मियोसिस 2 करेंगे, है ना। यहाँ पे भी क्या होगा शाबाश, ये अलग अलग से नहीं होगा, ये एक ही मियोसिस 2 है बेटा, है ना। तो फाइनली क्या बनेगी शाबाश, कंप्लीट हैप्लॉइड सेल बेटा, जिसमें क्या होगा 1n बाई 1c, इधर भी, इधर भी, और इधर भी। और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटेड्स बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, जो मैंने उधर आपको दिखाया था, अगर वो क्लास अभी भी आपको याद हो। क्लियर है कि नहीं बेटा। तो दिस इज एंड ऑफ स्पर्मेटेड, जिससे अच्छा इसको आप कहां चिपकाओगे, इसको आप कहां चिपकाओगे शाबाश, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ऐसे, शाबाश। ये इधर भी इन्वॉल्व है, इधर भी इन्वॉल्व है, इधर भी इन्वॉल्व है, और इधर भी इन्वॉल्व है बेटा। क्लियर हो गया, समझ आया, कोई डाउट इसमें कहीं पे। तो ये दोनों को प्लीज अच्छे से कोरिलेट करके समझ लेना प्लीज। डन है ना। सेम पैटर्न में भी थोड़ी देर में कहां पे चिपकाऊंगा, ओजनेशन, बट थोड़ी थोड़ी फर्क है, वो मैं जरा अलग से बता दूं। हाँ नहीं 1/2 से मैंने यहाँ पे 4c लिखा क्या, कहाँ, नहीं नहीं यहाँ पे 2c, 1n कहाँ गया, ये तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, तो बस फिर तो ये ठीक कर सकते हो। तो आई होप दिस इज क्लियर, आगे बढ़े। और ये बोर्ड्स का सबसे कॉमन क्वेश्चन है बेटा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सुपरमेटेड जिंस। लिखना विखना कुछ नहीं है बेटा, सीधे सेल साइकिल का जो मैंने अभी पहला वाला पैटर्न दिखाया ना, वो चिपका दो, जो बंदा समझदार होगा उसको समझ आएगा कि बच्चा लिखना क्या था। 1n बाई 1c 4n, मतलब ये सब साइड में नोट डाउन करवाना है। ये वाला क्लियर है ना। अब जरा नजर रखो ध्यान से, फाइनली हमारे पास कौन आए, आपको लग रहा है बेटा ये सुपरमेटेड हमारे किसी काम का है, बिकॉज ना इसके पास हेड है, ना इसके पास एक्रोसोम है, ना इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ना इसके पास टेल है बेटा। ये जस्ट एक सिंपल, अगर मैं इस सिंपल सेल को बनाना चाहता हूं एक मोटाइल स्पर्म बेटा, तो मोटाइल स्पर्म बनाने के लिए मेरे को इसको डालना पड़ेगा एक जबरदस्त प्रोसेस में बेटा, जिसको हम क्या नाम देते हैं। सो दैट मींस यहां पे आपके साइड में कौन बनी है, दिस इज ये स्पर्मेटेड बेटा, वेरी क्लियर है, ये है स्पर्मेटेड। और आप सबको पता है बेटा स्पर्मेटेड जो है बेटा, ये मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है, ये है नॉन मोटाइल बेटा, क्लियर है ना। और इस साइड में कौन बना है बेटा, इसको मैं इधर लिख देता हूं, इस साइड में बना है बेटा स्पर्म, या कौन बना है शाबाश स्पर्मेटोजुआ बेटा, क्लियर है ना। और ये भी आपको पता है स्पर्म या स्पर्मेटोजुआ जो है बेटा, ये क्या है, मोटाइल है बेटा, अरे क्लियर है ना। क्या बोलूं मैं फिर सुपरमियोजेनेसिस के बारे में, सुपरमियोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है बेटा जहां पे हम हैप्लॉइड नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड को बेटा कन्वर्ट किसमें करते हैं, एक हैप्लॉइड मोटाइल स्पर्म में बेटा, समझ आया ना। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सुपरमियोजेनेसिस, इट इज आल्सो कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन ऑफ सुपरमेटेड। अब एक कैसे होता है, ये सारी चीजें इसमें कैसे बनती है, उसको हम पढ़ेंगे इस वाली पिक्चर में, ये क्लियर है ना। तो पहले मैं इधर लिख देता हूं, तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड, जल्दी जल्दी शाबाश, जल्दी बोलो ना शाबाश, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज सुपरमियोजेनेसिस, है ना। इसका और एक नाम क्या है, ऑल्सो कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस, ऑल्सो कॉल्ड एज, also called as differentiation of spermatid, समझ आया। और आप सबको पता है बेटा इसको कराने वाली सेल जो होती है, तो मैं इधर ऐड कर देता हूं, द सेल इज कॉल्ड एज, याद आया कुछ की नहीं, और सेरोटोनिन सेल कराता है ये काम थ्रू हार्मोन, वेरी गुड, इज कॉल्ड एज स्पर्म मैच्योरेशन। ठीक है, आप समझते हैं, पहले इस पिक्चर में थोड़ा थोड़ा, फिर मैं चलो इसको मैं बाद में कंपाइल करता हूं, पहले इधर से समझते हैं बेटा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस जो आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, दिस होल प्रोसेस रिप्रेजेंट्स, अब क्या होता है पहले इस पिक्चर को समझो। ये जो आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही है बेटा, सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ, इसमें आपको ये सबसे बाहर दिख रहा है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ, जल्दी जल्दी शाबाश, तो ये आपको दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसका, जल्दी बोलो शाबाश, ऑफ सुपरमेट। अब सबसे पहले आप इसी को देखो बेटा, ये जरा ध्यान से सुनना, बिकॉज बाद में आप थोड़ी अलग से पढ़ोगे, बट पहले पिक्चर को समझो। अगर आप इसी चीज को ध्यान से देखोगे ना, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ सुपरमियोजेनेसिस
टू द एंड ऑफ सुपरमियोजेनेसिस। वहां पे बिगिन हुआ सुपरमियोजेनेसिस और यहाँ पे सुपरमियोजेनेसिस एंड हुआ। अगर आप पूरी पिक्चर को ध्यान से देख पा रहे हो तो मुझे बताओ बेटा, इस पूरी पिक्चर के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि स्पर्मेटिड को स्पर्म बनने के लिए साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ाना पड़ा या घटाना पड़ा, ज्यादा करना पड़ा कि कम करना पड़ा? तो पहला काम तो आप यही याद रखोगे बेटा कि स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म जो होता है बेटा, इधर मैं ऐड कर देता हूं, अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है? तो अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म डिक्रीज होता है, अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म डिक्रीज होता है ना बेटा। तो इसको मैं अलग वर्ड्स में ऐसे बोल सकता हूं ना, तो स्पर्मेटिड स्पर्म बनने के लिए अपना वेट बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है? वेट को डिक्रीज कर रहा है बेटा। क्यों कर रहा है? वेरी गुड, बिकॉज वेट डिक्रीज इसलिए करेगा बिकॉज इट हैज टू गो थ्रू ए कैनल बेटा, और कैनल पे जाने के लिए अगर इसका वजन ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, और एनर्जी ज्यादा लगेगी तो फेल होने के चांसेस क्या है? ज्यादा है। तो इसलिए वजन कम होगा, एनर्जी कम लगेगी और जीतने के चांसेस क्या है बेटा? ज्यादा है। ये क्लियर हो गया? तो ये आपको पूरे पैटर्न नजर रखो जाए, पूरी सीक्वेंस में आपको आहिस्ता आहिस्ता क्या दिखेगा कि फाइनली आगे 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 बढ़ते बढ़ते अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म क्या होता गया? डिक्रीज होता गया। समझ आया? समझ आया कि नहीं समझ आया? नेक्स्ट पे आता है बेटा। नेक्स्ट आपको दिख रहा है बेटा न्यूक्लियस सेंटर में, मैं इधर हाईलाइट कर देता हूं। कौन सा कलर है? ये नजर रखिए ध्यान से। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है बेटा, न्यूक्लियस दिख रहा है ना? तो इसको इधर लिख देता हूं मैं, दिस इज न्यूक्लियस किसका? स्पर्मेटिड का। अब आगे बढ़ते बढ़ते ध्यान से देखो बेटा, स्पर्मेट का जो न्यूक्लियस था बेटा उसका क्या हुआ? कलर मैंने इसलिए सेम सेम ही रखा है। पहले न्यूक्लियस सेंटर में था, भाई दिख रहा है, और एक लार्ज साइजेड न्यूक्लियस था। अरे दिख रहा है ना बेटा? आहिस्ता आहिस्ता बेटा नजर रखो जाते, पूरी पिक्चर को नजर रखो। यहाँ पे भी सेंटर, फिर थोड़ा सेंटर से ऊपर गया, फिर और ऊपर गया, फिर और ऊपर गया, फिर और ऊपर गया, और फाइनली बेटा कंफाइन कहाँ हुआ? हेड वाले रीजन में। अरे दिख रहा है ना? तो मतलब न्यूक्लियस क्या हो रहा है बेटा? शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और शिफ्ट कहाँ की तरफ हो रहा है? टुवर्ड्स वन साइड बेटा, और उस साइड को हम क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। अरे क्लियर क्या बता रहा हूं मैं? तो न्यूक्लियस क्या हो रहा है बेटा शिवाय? न्यूक्लियस इज शिफ्टेड टुवर्ड्स हेड रीजन। अरे समझ आया? जो न्यूक्लियस पहले सेंटर पे था, सेंटर से उसको हटा के हमने कहां डाल दिया? हेड में डाल दिया। दिख रहा है उधर? क्लियर हो रहा है क्या बता रहा हूं मैं? ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपको ऊपर दिख रहा होगा इस कलर में कुछ, तो ये दिख रहा है बेटा। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इसको हम किधर लाए? चलो इसको मैं इधर ले आता हूं। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, ये एक सेल ऑर्गेनेल है बेटा, गोल्जी। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज गोल्जी apparatus। और ये नीट का कॉमन क्वेश्चन है, हाँ? ये गोल्जी apparatus दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और आगे बढ़ते बढ़ते बेटा स्पर्म ने क्या किया शाबाश? इस गोल्जी apparatus को एकदम कहां लाया? हेड में लाया कि टिप ऑफ हेड पे लाया बेटा? टिप ऑफ। दिख रहा है ना उधर? सबसे पहले कौन है? एक्रोसोम, फिर बाद में कौन है? न्यूक्लियस है बेटा। अरे क्लियर है ना? अब इसमें मॉडिफिकेशन क्या हुई कि गोल्जी apparatus के अंदर, आप सबको पता है बेटा, गोल्जी apparatus एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जहां प्रोटीन की क्या होती है? मॉडिफिकेशन होती है बेटा। फैट की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होता है, बट प्रोटीन को मॉडिफाई किया जाता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बेटा? ठीक है ना? अब यहाँ प्रोटीन को मॉडिफाई करने का मतलब क्या है? इसने सिंपल प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया एंजाइम में बेटा। उसमें कन्वर्ट कर दिया, यानी गोल्जी apparatus जो पहले एक नॉर्मल सेल ऑर्गेनेल था, जो फैट सिंथेसिस में लगा था, जो प्रोटीन मॉडिफिकेशन में लगा था, हमने उस गोल्जी apparatus के साइज को बढ़ा दिया। ध्यान से देखो, मतलब गोल्जी apparatus क्या हो चुका है? मॉडिफाई हो चुका है इन बेसिस ऑफ साइज बेटा। साइज पहले छोटा था, अब क्या हो गया? इतना बड़ा क्यों हो रहा है गोल्जी apparatus? बिकॉज गोल्जी apparatus अब आने वाले समय में गोल्जी apparatus नहीं रहेगा, ये खतरनाक चीज बनेगी बेटा, जिस खतरनाक चीज को एक्रोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और ये एक्रोसोम अपने अंदर क्या रखेगा? खतरनाक एंजाइम्स रखेगा, जो एंजाइम एग के अंदर घुसने में, एग के अंदर पियर्स करने में क्या करेंगे? मदद करेंगे। अरे समझ आया? तो मतलब इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? जल्दी जल्दी शाबाश। गोल्जी apparatus कन्वर्ट हुआ किसमें? याद हो रहा है कि बेटा? नहीं, ठीक है, यहां लिखे जल्दी। मॉडिफाइड टू एक्रोसोम बेटा, ये नीट का क्वेश्चन। क्यों हमने इसको मॉडिफाई किया एक्रोसोम में? शाबाश। टू स्टोर स्पेशल एंजाइम, एंजाइम का नाम भी लिखूंगा। और ये एक्चुअल में क्या है बेटा शाबाश? गोल्जी apparatus की जो मॉडिफिकेशन हुई है बेटा, किस तरीके की मॉडिफिकेशन हुई है शाबाश? इसका साइज क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, और इसने अपने अंदर क्या स्टोर करना शुरू कर दिया शाबाश? जैसे एसिड फॉस्फेटेस। फॉस्फेटेस नाम याद रखना, काम बताऊंगा जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना? जैसे IL यूरोनिडेज, ठीक है ना? जैसे एक्रोलाइसिन, ये सारे एंजाइम मदद करेंगे स्पर्म को कहां पियर्स करने में? एग की दीवारों को पियर्स करने में। क्लियर हो गया? पक्का? तो पहला मॉडिफिकेशन क्या हुआ? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिक्रीज होता गया बेटा, ठीक है। दूसरा, न्यूक्लियस एक साइड में शिफ्ट हुआ। तीसरा, गोल्जी apparatus बन गया।
एक्रोसोम, और उसने क्या बनाना शुरू कर दिए, एंजाइम, जो किसको तोड़ेंगे, एग के मेम्ब्रेन्स को तोड़ेंगे। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट नजर रखिए ध्यान से, अगर आप स्पर्मेटिड को ध्यान से देखोगे, स्पर्मेटिड के अंदर, चलो इसको मैं, कहाँ है लड़का, इधर लेते हैं इसको, चलेगा ना। तो यहाँ पे आपके दो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, ये होते हैं सेंट्रियूल्स। बेटा क्या होते हैं, जल्दी जल्दी शाबाश, दिख रहा है ना। तो बताओ बेटा सेंट्रियोल का आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, ध्यान से देखो बेटा, पहले ये साइड में थे, अब कहाँ है बेटा, ये एंटीरियर साइड है, ये पूछा कहाँ अलाइन हुए, पोस्टीरियर एरिया में अलाइन हुए, दिख रहे हैं। आगे जरा ध्यान से देखते जाओ बेटा, क्या आगे जाके दोनों सेंट्रियोल रहे कि एक सेंट्रियोल रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा, इधर नजर रखो ध्यान से। यहाँ पे आपका, मैंने बनाया नहीं, इधर में ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे एक सेंट्रियोल रहेगा, इधर भी एक, इधर भी एक, इधर भी एक, इधर भी एक, और यहाँ कितने थे, सो दैट मींस एक सेंट्रियोल क्या हो चुका है, क्यों हुआ, इसको जरा सुनो ध्यान से। तो होता है क्या, सबसे पहले बेटा सेंट्रियोल को हम साइड से शिफ्ट करते टुवर्ड्स द पोस्टीरियर एंड ऑफ सुपरमेटेड। क्लियर हो गया, तो शिफ्ट हो गया, इसको मैं इधर लिख देता हूं, सेंट्रियोल शिफ्टेड टू, पी लिख दूं शॉर्ट में, पी मतलब पोस्टीरियर है ना। अब जैसे शिफ्ट हुआ बेटा, नजर रखना प्लीज ध्यान से, शिफ्ट हुआ, और शिफ्ट होने के बाद जरा ये सुनो ध्यान से, शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ कि अभी तक हमारे सुपरमेटेड के पास पूंछ नहीं थी, ठीक है नहीं थी, नहीं थी, लेकिन जैसे सुपरमेटेड में क्या आई, दिख लो ध्यान से बेटा, पूंछ आने से एक बंदा क्या हो गया, वो कौन था बेटा, वो सेंट्रियोल था। सो दैट मींस बेटा सेंट्रियोल डिजेनरेट नहीं हुआ, सेंट्रियोल ने मॉडिफाई होकर किसको बनाया, टेल ऑफ स्पर्म को बनाया बेटा। क्लियर हो गया ना। अब वो कौन सा सेंट्रियोल होगा वो नजर रखो ध्यान से, यहां पे दिख रहे हैं आपको दो सेंट्रियोल्स, चलो इसको मैं इस साइड में ला, दो सेंट्रियोल दिख रहे हैं भाई, ऊपर वाला सेंट्रियोल और ऊपर वाली सेंट्रियोल को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। नीचे वाले को क्या बोलेंगे, जल्दी जल्दी शाबाश, डिस्टल सेंट्रियोल। तो आप मेरे को फटाफट से बताओ टेल किस वाले सेंट्रियोल से बनी बेटा, ये नीट का क्वेश्चन है बेटा, याद रखो क्या, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बेटा स्पर्म के पास ही रहेगा, और ये वो सेंट्रियोल है बेटा जो आने वाले समय में, जो एग को हमने अरेस्ट करके रखा है, बंद करके रखा है, किस स्टेज में, डिप्लोटीन स्टेज में पहले, और मेटाफेज 2 के अंदर बाद में बेटा, यही वो सेंट्रियोल है जो उसको मेटाफेज से क्या करता है, बाहर निकलता है। कैसे, टेंशन मतलब आगे पढ़ना है बेटा, ठीक है। लेकिन जो सेंट्रियोल गायब हो गया बेटा, वो बेचारा गायब नहीं हुआ, वही सेंट्रियोल मॉडिफाई होकर क्या बना रहा है, तो फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, टेल ऑफ स्पर्म बेटा, टेल ऑफ स्पर्म, ठीक है, क्या है, जल्दी जल्दी शाबाश, ये मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रेल सेंट्रियोल है बेटा, मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल सेंट्रियोल, याद रहेगा भाई, जल्दी जल्दी याद रहेगा। और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का क्या होगा, इसको मैं इधर भी लिख देता हूं, इसको चलो इधर लिख देते हैं, ठीक है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल विल बी, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल विल बी ट्रांसफर्ड टू शाबाश सेकेंडरी साइड में, अरे याद रहेगा ना भाई। अब वो वहां जाके क्या करेगा, वो इंशाल्लाह आपको फर्टिलाइजेशन में पता चलने वाला है। तो यहां तक तो आई होप क्लियर है, ओके पक्का, यहां तक तो क्लियर है, मेरे को लग रहा है नींद दिख रही है बहुत सारे लोगों की आंखों में, ये क्लियर हुआ यहाँ तक, यहाँ तक कोई मसला नहीं है ना। अब एक कलर हमारा बच जाता है बेटा, दिख रहा है एक कलर, येलो कलर दिख रहा है ना ये वाला, तो ये येलो कलर क्या है बेटा, इसको इधर ले आते हैं, ये है माइटोकॉन्ड्रिया बेटा, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। फटाफट से बताओ बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के साथ आगे बढ़ते बढ़ते दिख रहा है बेटा आपको क्या हो रहा है, के बाद नंबर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, यानी नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज होते जा रहे हैं बेटा। और दूसरा, पहले वो डिस्ट्रीब्यूटेड थे पूरे साइटोप्लाज्म में, अब वो एक जगह क्या हो रहा है बेटा, इकट्ठे हो रहे हैं, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे ऐड कर देता हूँ, ये प्रोसेस आगे चलती गई बेटा, ठीक है ना। और इधर मैं ऐड कर देता हूँ इसको, माइटोकॉन्ड्रिया बेटा कंपाइल हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कंपाइल्ड ऑन वन साइड ऑफ स्पर्म बेटा, अरे क्लियर हुआ ना। और जिस साइड ऑफ स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया इकट्ठे हो जाते हैं ना, इसी साइड को हम बाद में नाम देते हैं नेक ऑफ स्पर्म बेटा, क्या नाम देते हैं, समझ आया। सो मतलब याद रखना है, इधर नजर, अब मैं इस पे फोकस करता हूँ बेटा, नजर रखिए ध्यान से। सो अगर आप स्पर्म को ध्यान से देखोगे, नजर रखना प्लीज ध्यान से बेटा, तो ये स्पर्म का पहला हिस्सा हो गया, हुआ, ये दूसरा हिस्सा हो गया, दिख रहे ना भाई, और ये पूरा का पूरा, अब इसमें से इस चीज को तुम आराम से पहचान सकते हो बेटा, ये कौन सा हिस्सा है, टेल है बेटा, ये कौन सा हिस्सा है, और ये बीच वाला हिस्सा जहां माइटोकॉन्ड्रिया इकट्ठे हुए हैं ना बेटा, इसी को हम क्या नाम देते हैं, यानी मैं बोल सकता हूँ स्पर्म के मेजर 3 हिस्से हैं बेटा, क्या है, जल्दी जल्दी शिवाय, हेड ऑफ स्पर्म, नेक्स्ट नेक ऑफ स्पर्म, एंड नेक्स्ट टेल ऑफ स्पर्म, समझ आया। और टेल के अंदर से कौन गुजरेगा, जल्दी जल्दी शिवाश, प्रॉक्सिमल और डिस्टल,
ये जल्दी जल्दी बोलो, डिस्टल सेंट्रियोल गुजरेगा बेटा, बिकॉज सेंट्रियोल माइक्रोफिलामेंट होता है ना, ये अपने आप को लंबा करेगा और पूरी टेल को फॉर्म करेगा बेटा, क्लियर है। और नेक के अंदर क्या रहेंगे, सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया। हेड में क्या रहेंगे, दो ही चीजें बेटा, क्या क्या, समझ आया ना? और रहेगा एक सेंट्रियोल बेटा, एंड दैट सेंट्रियोल इज कॉल्ड, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, शाबाश। हेड के अंदर होता है एक्रोसोम, हेड के अंदर होता है, शाबाश, और हेड के अंदर होता है, समझ आया। तो जब फीमेल के एग के अंदर हेड घुसेगा बेटा, तो उसमें फिर कौन कौन सी चीज रहेगी, नहीं, बिकॉज गोल्जी बॉडी ने एंजाइम फोड़ दिया ना बेटा, एंजाइम के फोड़ने से ही गोल्जी, और भी ये इमेजिन मानो फर्स्ट ये ऐसे बेटा रॉकेट आया, रॉकेट के हेड में बेटा हमने बम रखी है, जैसे दीवार से टकराएगी तो बम फटेगा ना, तो दैट मीन एक्रोसोम फट गया, और एक्रोसोम के फटने से बेटा एग का मेम्ब्रेन क्या हुआ, डिसॉल्व हुआ, तो पीछे दो ही चीजें बचेगी बेटा, क्या क्या, न्यूक्लियस एंड, ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म क्या डोनेट करता है, स्पर्म बस दो ही चीजें डोनेट करता है, सेंट्रियोल एंड, तो मतलब दैट मींस आपकी बॉडी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया भी घूम रहे हैं बेटा, वो किसके, बाप के कि माँ के, जल्दी बोलो शाबाश, वो माँ के है बेटा, बिकॉज बाप आपको माइटोकॉन्ड्रिया डोनेट नहीं, बाप आपको खाली क्या करता है, सेंट्रियोल एंड न्यूक्लियस डोनेट करता है, समझ आया। इसलिए मदर्स डे पे आपने देखा होगा कुछ लोग पोस्ट चढ़ाते हैं, थैंक यू मॉम, साइड में माइटोकॉन्ड्रिया बना होता है बेटा, ये आपके दिमाग के ऊपर है, छोड़ो। यहाँ तो क्लियर हो गया भाई। तो इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, क्लियर हुआ। अब लास्ट बात एक बताना चाहता हूँ, फिर आप जा सकते हो, जा सकते हो मतलब फिर आप रेस्ट ले सकते हो, दैट इज नजर रखना ध्यान से। ये जो नेक आपको दिख रहा है ना बेटा, नेक में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऐसे जिगजैग पैटर्न में अरेंज होते हैं, ऐसे दिख रहा है कि नहीं, और एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट, तो दिस पैटर्न इज कॉल्ड निबिन कॉन्वर्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, आपसे कोई पूछे निबिन कर्न का मतलब क्या होता है, तो निबिन कर्न का मतलब होता है जिगजैग अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन नेक ऑफ स्पर्म, समझ आया। इस पूरी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, स्पर, खत्म हो गया, डन। और इस पूरी प्रोसेस को कराने वाला जो बंदा है उसका नाम जरूरी याद रखना है बेटा, दैट इज एस एम एफ, दैट इज एस एम एफ, दैट इज एस एम एफ, समझ आया। मैं यहाँ पे एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूँ, वो जरा प्लीज ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी बोलती है कि एक मेल बेटा नॉर्मल एजैकुलेशन में कितने स्पर्म्स को रिलीज करता है, 200 टू 300, ये सुनना बेटा ध्यान से, एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब आप किस मेल को फर्टाइल मेल बोलोगे, और किस मेल को आप इन, चलो इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सेंटर में लेके दो, 200 टू 300 मिलियन, ये सुनना प्लीज आंसर बेटा, ठीक है, 200 टू 300 मिलियन, ये सुनना प्लीज आंसर बेटा, ठीक है ना। अब आप किस मेल को फर्टाइल मेल बोलोगे और किसको सर्टाइल या इनफर्टाइल मेल बोलोगे, ये सुनना प्लीज आंसर बेटा। उसके लिए क्या होना चाहिए बेटा, कि इन 200 300 मिलियन में टोटल हमारा सुपरम्स है ना, इनमें से, सुनना प्लीज आंसर बेटा, बातें नहीं है एकदम शांत है, इन 200 300 मिलियन सुपरम्स में से 60% सुपरम्स बेटा, कितने, सुन दे भाई, ठीक है, इन 200, इन 200, सुन इधर का भी सुन ले भाई, ठीक है, इन 200, ये मान के चलो ये 100% सुपरम है, ठीक है ना। इन 100% सुपरम में से जो 60% सुपरम है ना बेटा, इनके पास दो क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए भाई, आप बता, ठीक है, नहीं, इनका साइज, ठीक है ना, और इनका शेप बेटा, इनका साइज और इनका शेप क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, इनमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ एक्रोसोम बनना चाहिए, इनमें प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ न्यूक्लियस होना चाहिए, इनमें प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ सेंट्रियोल होना चाहिए, इनमें प्रॉपर टेल का फॉर्मेशन होना चाहिए, इसको हम नॉर्मल शेप एंड साइज बोलेंगे। अरे समझ आया, यहाँ तो कोई मसला नहीं है। अब ये जो 60% सुपर्म यहाँ बचे बड़े, सुनना ध्यान से, इन 60% सुपर्म में से पहली कंडीशन है मेल को सर्टाइल बनने का, कि 300 मिलियन में से 60% का होना चाहिए नॉर्मल शेप एंड। अब इस 60% में से बेटा आप उसी मेल को बोल सकते हो फर्टाइल मेल, जिसके अंदर बेटा आउट ऑफ दी 60% 40% स्पर्म जो होंगे बेटा, शाबाश, 40% वो नेचर में होने चाहिए बेटा मोटाइल, क्या होने चाहिए, या मैं बोल सकता हूँ विगरसली मोटाइल होना चाहिए बेटा। विगरसली मोटाइल का मतलब क्या हुआ, उनकी टेल क्या होनी चाहिए, उनकी टेल क्या होनी चाहिए, फास्ट। फास्ट टेल कब होगी, जब माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा बेटा, समझ आया। तो अगर किसी मेल के अंदर स्पर्म्स में ये क्वालिटी देखने को मिल रही है बेटा, जो आप यहाँ देख रहे हो, ऐसे मेल को हम क्या बोलेंगे, फर्टाइल मेल। और अगर किसी के अंदर ये क्वालिटी देखने को नहीं मिलती है बेटा, ऐसे मेल को हम क्या बोलेंगे, शाबाश, इनफर्टाइल। और तो ये नीट का इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है बेटा, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्लियर हो गया। तो फिनिश है सुपर में। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जरा नजर रखो ध्यान से, अब सुपर बन चुका है, ये सारा प्रोसेस अभी कहाँ चल रहा है, जल्दी जल्दी शाबाश, इधर को चलो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, इधर नजर रखिए ध्यान से, आपके पास था ये,
तो जानते बेटा आपके पास ये था, अरे ये था ना भाई, इसको बनाने की प्रोसेस को बेटा, इसको मैं ऐसे कंपाइल कर रहा फुल को, इसको बनाने की प्रोसेस को हमने क्या बोला, दिस इज कॉल्ड एज सुपरमेटोजेनेसिस, एनसीईआरटी है ना, अरे क्लियर है, एक्चुअल में सुपरमेटो स्टैंड फॉर बोर्ड्स, ठीक है। और ये कहां से आया बेटा, जल्दी जल्दी भाई, ये कहां से आया, ये इस सेल से आया बेटा, जिस सेल का नाम था सुपरमेटो, सुनना प्लीज आंसर, दिस सेल इज कॉल्ड एज सुपरमेटोगोनिया, है ना। सुपरमेटोगोनिया की हुई, वेरी गुड, किसकी प्रेजेंस में, शाबाश, टेस्टोस्टेरोन की प्रेजेंस में, और क्या बना बेटा, सुपरमेट, फिर सुपरमेटिड की क्या हुई, सुपरमेट, जो आपने पूरी कहानी सुनी, और फाइनली क्या बना। ये सारा प्रोसेस कहां चल रहा है बेटा, टेस्टिस में कहां चल रहा है, ये सुनना प्लीज आंसर, टेस्टिस में कहां चल रहा है शाबाश, सेमिनिफेरस। तो अब अगर स्पर्म बन चुका है बेटा, ठीक है, आपने स्पर्म को फॉर्म कर दिया, अब इस स्पर्म को हमें क्या करना चाहिए बेटा, हमें इसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में रखना चाहिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकालना चाहिए, समझ आया ना। सो दैट मींस अब क्या होगा, सुनना ध्यान से, अब स्पर्म्स या सुपरमेटोज, हाँ, विल बी रिलीज, कहां से बेटा, शाबाश, फ्रॉम, अरे बोलो जल्दी, फ्रॉम सेमिनिफेरस शॉर्ट में, फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, समझ आया ना। एंड इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सुपरमिएशन, SPERMI, इसको हम सुपरमिएशन, समझ आया। कभी भी इन तीन चार वर्ड्स में कंफ्यूज, सुपरमेटोजेनेसिस, सुपरमियोजेनेसिस एंड सुपरमिएशन, क्लियर हो गया। सो दिस इज एंड, तो ये पूरी की पूरी आपकी सुपरमेटोजेनेसिस हो जाती है खत्म, पढ़ लो जल्दी जल्दी। आफ्टर सुपरमियोजेनेसिस sperm heads become embedded in and are finally released from the by the process called है, ये याद है, मतलब हेड को अंदर घुसाने को सुपरमेशन नहीं बोलते, उसके बाद हेड घुसाने के बाद जब वो वापस आएंगे बाहर बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरमेशन। चेंज ड्यूरिंग सुपरमेशन बेटा, न्यूक्लियस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड शिफ्टेड टू, weight of spermatid is reduced in the non-motile spermatid is converted to the motile by developing a Golgi apparatus inside spermatid, modifies and develops into shabash a cap over the nucleus called as one central present at the neck called, and another behind is called as, which develops into filament which makes proximal enters into the middle piece is loaded with acrosome contains numerous enzymes जैसे acid phosphatase, cathepsin, hyaluronidase या acrolysin बेटा। स्पर्म हेड कंटेन्स, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, नीट में पूछा भी गया, ठीक है। स्पर्म के हेड के ऊपर बेटा, ये जरा ध्यान से सुना, स्पर्म के हेड के ऊपर बेटा एक स्पेशल रिसेप्टर प्रोटीन पाया जाता है या रिसेप्टर मॉलिक्यूल पाया जाता है, एंड दैट रिसेप्टर मॉलिक्यूल में स्टार से हाईलाइट कर देता हूं, एंड दिस रिसेप्टर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एंटी फर्टिलाइजिंग बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, ये सुनो मैं बताऊंगा इसका फंक्शन, तो दिस इज कॉल्ड एज शाबाश, जल्दी जल्दी शाबाश, दिस इज कॉल्ड एज एंटी फर्टिलाइजर। अब इसका मतलब क्या है बेटा, ठीक है, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इज इट पॉसिबल एक मेल, ह्यूमन मेल का स्पर्म एक फीमेल चैंपियंजी को प्रेग्नेंट कर सकता है, कभी भी नहीं। इज इट पॉसिबल एक मेल चैंपियंजी का स्पर्म बेटा एक ह्यूमन फीमेल को प्रेग्नेंट कर सकता है, जल्दी ऋषिवाश, नहीं बेटा, रीजन क्या है, बिकॉज समवेयर बेटा मेल ह्यूमन स्पर्म और फीमेल एग जो होता है ना, उनको पता है कि जो उसके पास आने वाला स्पर्म है बेटा वो अपनी स्पीशीज का है, समझाया ना। सो दैट मींस यहाँ पे कॉम्पेटेबिलिटी टेस्ट होता है, अगर स्पर्म आया, एग पहले चेक करता है ये स्पर्म ह्यूमन स्पीशीज का है कि किसी और स्पीशीज का है, अगर ह्यूमन स्पीशीज का है इट विल बी एक्सेप्टेड, अगर नहीं है तो इट विल बी, समझ आया ना। और वो पता चलता है बेटा प्रोटीन्स की वजह से, जिस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, एंटी फर्टिलाइजिंग मेल के पास होता है, और इसका काउंटर पार्ट फर्टिलाइजिंग किसके पास होता है, फीमेल के पास। से बताता हूं मैं, एंटी फर्टिलाइजिंग किसके पास है, मेल के पास, और इसका काउंटर पार्ट जिससे मैच करेगा बेटा वो किसके पास है, ऐसे समझा, ये मान के चलो फॉर एग्जांपल ऐसे, ये मान के चलिए ऐसा शेप है बेटा फीमेल के फर्टिलाइजिंग का, किसका, और जब यहाँ से स्पर्म आएगा ना बेटा उसके एंटी फर्टिलाइजिंग का शेप भी कैसा होना चाहिए, ऐसे, अगर शेप मैच हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन होगा, अगर शेप मैच नहीं हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन। तो एग्जाम में आपको सिंपल क्वेश्चन पूछता है फर्टिलाइजिंग किसके पास है, एंटी फर्टिलाइजिंग किसके पास है, तो आंसर क्या आएगा, फर्टिलाइजिंग फीमेल के पास है और एंटी फर्टिलाइजिंग, बस याद रखना, क्लियर है। इसको हम फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजर रिएक्शन पढ़ेंगे जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ द स्पर्म क्या होती है फीमेल वेजाइना के अंदर, 1 to 4 mm पर मिनट बेटा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, स्पर्म को हम कितनी देर स्टोर कर सकते हैं, फीमेल की बॉडी में खाली 3 दिन स्टोर होता है, ये आगे काम आएगा जो मैंने फुल साइकिल पढ़ाऊंगा, फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा। फीमेल की बॉडी में स्पर्म खाली कितने दिन रहता है, चलिए 3 दिन रहता है बेटा, लेकिन अगर आप इसको स्टोर करोगे लिक्विड नाइट्रोजन में तो ये कितने दिन रहेगा, 5 साल। आपने देखा होगा गांव में वो जो ये ना बीवीएससी डॉक्टर्स होते हैं, गांव मतलब ये पशु के डॉक्टर, उनके पास होता है ना वो ऐसे बास्केट जैसा, फिर वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं गाय की बेटा, तो वो स्पर्म इतने दिन का ऐसे जिंदा रहता है बिकॉज हमने उसको कहाँ स्टोर करके रखा है, लिक्विड नाइट्रोजन में, इसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, ये क्लियर हो गया, आगे बढ़े।
एनसीईआरटी से तो पानी पानी जल्दी जल्दी। What would be the number of chromosomes in the spermatid? What would be the number of chromosomes in the spermatid? 23 बेटा। वेरी गुड। अरे spermatid है भाई, श्रेणी का नंबर कहते हैं। थोड़ा ही बैलून 3 4 फोड़ो। The spermatid are transformed into by the process called after spermiogenesis. Sperms had become embedded in the cytosol cells and are finally released from the by the process called super। ये तो मैं आपको पहले ही पढ़ा था, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस याद है, मैंने बोला था आगे दिया, मैं इधर ही पढ़ा रहा हूँ। पढ़ ले इसको ध्यान से। क्या लिखा? सम फैक्टर्स में क्या आएगा? एंड एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन में, याद है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। इट्स अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मिडिल पीस मतलब जो नेक वाले पार्ट के नीचे वाला पार्ट है, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल। ये पढ़ लो जल्दी यार। ओहो, टाइम क्या हुआ? पूरा टाइम वेस्ट पड़ा। हमारी 9th की बच्ची ने स्टेट को टॉप किया ओलंपियाड में। स्टेट टॉपर कश्मीर से, ओलंपियाड में। आईएएस होता है ना, देश में एक ही बार होता है। उसने टॉप किया है यहाँ से। कुछ तो पाना शिकस्त जिंदगी में। रुपेश सर को आप में से कौन कौन जानता है? रुपेश सर को नहीं जानते? अरे रुपेश सर नालायक, जानते हो? दोस्त है मेरा, पता है। हाँ, हमारे सर को जानते हो? हमारे सर का नंबर तो नहीं चाहिए? अरे पागल है क्या, नंबर थोड़ी दिया जाता है। चलिए आई होप सारा क्लियर हो गया। इसमें कोई डाउट वोट तो नहीं है ना बेटा? इसमें कोई, हाँ वीडियो कॉल इंशाल्लाह कल करेंगे। इसमें कोई डाउट वोट तो नहीं है? आगे बढ़े फिर, आगे बढ़े जल्दी जल्दी। ये लाइन अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है ना। ये कभी यही क्वेश्चन पूछ सकता है। एक और द सेकेंडरी सेक्स रिडक्शन ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय डैश हार्मोन्स। मैं छोटी छोटी चीजें आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। बात है नेक्स्ट, जनस्पति। ये आज तो नहीं होगा, ठीक है, बट थोड़ा सा मैं आउटलाइन दूंगा इसका, बिकॉज ये पिक्चर में आउटलाइन दूंगा मैं आपको, ठीक है। और कल इंशाल्लाह मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा इस पिक्चर में, इस वाली पिक्चर में और इस वाली पिक्चर में, ठीक है। ये तीनों स्लाइड इसी के, फिर हम एनसीईआरटी में देखेंगे क्या पढ़ाया गया। देखो सिंपल में मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बोला था, ओवरी का स्ट्रक्चर अगर आपको अभी भी याद हो, मैंने बोला था इसके 3 मेम्ब्रेन है, 3 लेयर्स होती है बेटा। पेरिटोनियम, जर्मिनल लेयर जो किसी काम की नहीं होती है अडल्ट फीमेल के अंदर बेटा, और स्ट्रोमा। पुरानी क्लास याद है कि नहीं है बेटा? पेरिटोनियम को छोड़ते हैं, जर्मिनल लेयर को भी कल तक छोड़ते हैं, बट कल उसका थोड़ा सा जिक्र आएगा 1 2 मिनट के लिए। और मेन चीज हमारा क्या है? स्ट्रोमा। ये सुनो, इधर देखो बेटा, ये स्ट्रोमा है बेटा, ठीक है। स्ट्रोमा को लास्ट क्लास के अंदर मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, नजर रखिए प्लीज ध्यान से। एक तो ये पार्ट बेटा जो इस लाइन के ऊपर आप आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये पूरा पार्ट जो लाइन के ऊपर दिख रहा है बेटा, ठीक है। सो दिस पार्ट विच इज अबोव द लाइन बेटा, ठीक है ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं शिवाश?
अरे याद आ रहा है? तो मतलब ये वाला पार्ट पूरा का पूरा आपको क्या दिखाई दे रहा है? दिस इज कॉल्ड एज, लेकिन कौन सा कॉर्टेक्स बेटा? ओवरी का कॉर्टेक्स, इसलिए क्या बोलेगा? ओवरियन कॉर्टेक्स। याद रहेगा? ओवरियन कॉर्टेक्स के बारे में आपको याद रखना, ओवरियन कॉर्टेक्स इज द फर्टाइल पार्ट ऑफ फीमेल ओवरी। क्यों उसको फर्टाइल पार्ट ऑफ फीमेल ओवरी बोलता है? बिकॉज सारी चीजें जो एक एग को बनाती है ना हर महीने बेटा, वो खाली किसके पास होती है? कॉर्टेक्स के पास होती है। समझ आई बात? जो सेंटर में आपको पार्ट दिख रहा है, सेंटर में जो पार्ट दिख रही है, यहाँ पे आपको वीन दिख रही है, यहाँ पे आपको आर्टरी दिख रही है। ओवरियन वीन एंड ओवरियन वो पार्ट बेटा जहां पे क्या मिलती है? ब्लड वेसल्स मिलती है, लिम्फेटिक वेसल्स मिलती है, नर्व्स मिलती है, और फालतू का कनेक्टिव टिश्यू मिलता है। दिख रहा है? ये फालतू का कनेक्टिव टिश्यू है बेटा। इस सेंट्रल पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज मेड्यूला बेटा। याद रहेगा? और नॉन फर्टाइल पार्ट। ये तो क्लियर हो गया? यहाँ तो कोई मसला नहीं है ना। अब यहाँ पे मैं इधर की तरफ ये फालतू चीज इसको हमें पढ़ना नहीं है, तो मैं यहाँ पे जितनी भी बातें बोलूंगा वो किसके बारे में बोलूंगा? अब क्या बोलूंगा बेटा? पहले इधर नजर रखो ध्यान से, और फिर पिक्चर पे वापस लौटता हूँ। ठीक है? सब लोग प्लीज 2 मिनट के लिए फोकस करें, फिर मैं रिलीज करता हूँ आपकी क्लास में बेटा। नजर रखिए ध्यान से। होता क्या है कि फीमेल की बॉडी के अंदर प्यूबरिटी के बाद हर महीने एक एग रिलीज होगा, है ना बेटा? लेकिन एग रिलीज करने की तैयारी फीमेल की बॉडी में कब हुई है? जब वो खुद मां के पेट में थी बेटा। समझा है ना? और जिन सेल से ये तैयारी हुई थी ना, दो सेल्स आर कॉल्ड एज प्राइमोडियल फॉलिकल्स बेटा। क्या बोलते हैं? जर्म सेल भी कल बोलूंगा, आज मैं जर्म सेल की बात नहीं कर रहा हूँ। दे आर कॉल्ड एज प्राइमोडियल फॉलिकल्स बेटा, बिकॉज आपकी एनसीईआरटी में इधर जो दिया है ना वो प्राइमोडियल फॉलिकल नहीं दिया है, वो जर्म वाला नहीं दिया है बेटा। जर्म में अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? सो दे आर कॉल्ड एज प्राइमोडियल फॉलिकल्स। क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी शबाश, क्या बोलते हैं? अब प्राइमोडियल फॉलिकल जो है बेटा वो हर महीने मैच्योर होती है। क्या होती है? जल्दी, हर महीने मैच्योर होने का मतलब बेटा वो तैयार होती है एग रिलीज करने के लिए बेटा, ठीक है ना? और सबसे पहले बनाती है एक फॉलिकल को, जिसको हम नाम देते हैं प्राइमरी फॉलिकल बेटा। क्या नाम देते हैं? ये सुनना प्लीज, इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमोडियल फॉलिकल क्या बनी? प्राइमरी फॉलिकल। समझ आया ना? हर महीने ऐसे प्रोसेस चलता है, ठीक है? तो 8 प्राइमोडियल फॉलिकल्स मैच्योर होंगी तो क्या बनेंगी? 8 प्राइमरी फॉलिकल्स। ये समझ आया बेटा? ठीक है ना? अब प्राइमरी फॉलिकल जब बनती है बेटा, प्राइमरी फॉलिकल बनने के बाद और मैच्योर हो जाती है और बनाती है सेकेंडरी फॉलिकल को बेटा। किसको बनाती है? सेकेंडरी फॉलिकल को बनाती है। याद रहेगा? यहाँ तो समझ आया? अब सेकेंडरी फॉलिकल बेटा और फर्दर मैच्योर होगी। अब ये मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है ये इंशाल्लाह मैं कल आपको पिक्चर के थ्रू भी दिखाऊंगा और पढ़ा भी दूंगा बेटा, ठीक है ना? यहाँ शॉर्ट में याद रखो, और मैच्योर होगी बेटा, और मैच्योर होने के बाद ये क्या बनती है बेटा? शायद दिस फॉर्मस, जल्दी जल्दी शायद दिस फॉर्मस टर्शरी फॉलिकल बेटा। क्या बनाती है? अरे ये क्लियर हुआ? तो एक महीने के अंदर कितनी टर्शरी फॉलिकल्स बनेंगी? 8। एक महीने के अंदर कितनी टर्शरी फॉलिकल्स बनेंगी? लेकिन 8 में से 8 की 8 नहीं जीतती है बेटा। समझ आया ना? रेयरली कभी ऐसा होगा कि किसी फीमेल में 2 जीत गई तो ऑटोमेटिक उसके 2 अंडे निकलेंगे, और अगर सुपर आए तो 2 बच्चे पैदा होंगे, और वो 2 बच्चे एक जैसे, समझ आया ना? इनको डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। ये कभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन नॉर्मल केस अल्लाह ने कैसे रखा है? समझ आया ना? तो यहाँ कितनी थी? इधर में ऐसे, यहाँ कितनी थी, यहाँ भी कितनी, यहाँ भी कितनी, और यहाँ पे भी कितनी बेटा? ये समझ आया? लेकिन इन 8 में से जो एक बचेगी बेटा, जो जीतने वाली होगी, उसको हम बोलते हैं मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं? या फुल्ली मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं? एंड दैट फुल्ली मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल इज कॉल्ड एज, जल्दी जल्दी शबाश, ग्रेफियन फॉलिकल बेटा। क्या बोलते हैं शबाश? और यही वो ग्रेफियन फॉलिकल है बेटा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 14वें दिन को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस में बेटा अपने मुंह से किसको बाहर निकालेगी? शबाश, सेकेंडरी oocyte को बाहर निकालेगी। ऐसे समझ आया? और इसी प्रोसेस को हम ओवल्यूशन देते हैं नाम बेटा। क्या नाम देते हैं? समझ आ रहा है? अगर आपने लास्ट वर्ड मेरा ध्यान से सुना बेटा, जो आपको मेरे को पता है आप लोगों ने ध्यान से वो नहीं सुना, मैंने बोला कि यही वो फॉलिकल है जो 14वें दिन अपने मुंह से बाहर किसको निकालेगी बेटा? तो दैट मीन्स बेटा फॉलिकल अलग चीज है और सेकेंडरी oocyte ये सेम चीज। समझ आया ना बेटा? तो क्या डिफरेंस है बेटा वो नजर रखो ध्यान से। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? नजर रखो प्लीज। ये कौन है? प्राइमोडियल फॉलिकल, दिस इज प्राइमरी फॉलिकल, दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल, दिस इज, और वो है बेटा, सुनना ध्यान से बेटा, नजर रखिए प्लीज ध्यान से। एक्चुअल में क्या होता है? एग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है बेटा? एग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? अब अगर एग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसको खुला तो नहीं छोड़ सकते ना? तो हमने अपने एग को प्रोटेक्ट करने के लिए बेटा उसको बाहर एक लेयर ऑफ सेल से कवर कर दिया, जिन सेल्स को फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अगर मैं पिक्चर में दिखाऊं, नजर को ध्यान से, ये एक्चुअल में हमारा एग है बेटा, दिख रहा है? ये समझ लो बेटा, ठीक है ना? इस एग को हम नाम देते हैं बेटा ऊगोनिया। क्या नाम देते हैं? ऊगोनिया नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? अब ये ऊगोनिया बेटा अपने आप को बचाती है या कवर करती है थ्रू ए लेयर ऑफ प्रोटेक्टिव सेल्स बेटा, और दिस लेयर ऑफ प्रोटेक्टिव सेल इज कॉल्ड एज फॉलिकुलर सेल्स। क्या बोलते हैं? तो अगर फॉलिकुलर सेल को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, फॉलिकुलर सेल एग नहीं है बेटा, फॉलिकुलर सेल एग, फॉलिकुलर सेल्स प्रोटेक्टिव कवच है बेटा। किसके ऊपर? हमारे फ्यूचर एग के ऊपर बेटा। क्लियर हो? क्या मैंने बताया? अब ये ऊगोनिया जब एग बनेगा ना तो ये क्या करेगा? प्लीज नजर रखो ध्यान से बेटा। ये ऊगोनिया सबसे पहले बनाएगा प्राइमरी oocyte। क्या बनाएगा? प्राइमरी oocyte बेटा। क्लियर है? और फिर ये प्राइमरी oocyte मियोसिस करेगा और बनाएगा सेकेंडरी oocyte। क्या बनाएगा? जल्दी, क्या बनाएगा? अब चाहे प्राइमरी oocyte हो, ऊगोनिया हो, या सेकेंडरी oocyte हो, इसके ऊपर भी लेयर होगा फॉलिकुलर सेल का, इसके ऊपर भी लेयर होगा,
और वही फॉलिकुलर सेल्स की लेयर को हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। अरे समझ आ रहा है ना। लेकिन इन फॉलिकुलर सेल्स के लेयर्स के अंदर बेटा दो ही चीजें रहती है, या तो प्राइमरी oocyte या तो सेकेंडरी oocyte। क्लियर हो मैंने क्या बोला, जो आपको थोड़ा सा आइडिया इस पिक्चर में लगेगा बेटा। इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखो, तो ये अंदर कलर दिख रहे हैं ना, ये हमारा एग है बेटा, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, मैच्योर सेकेंडरी oocyte, ठीक है ना। जो बाहर आपको दिख रहे हैं रेड कलर वाली लेयर्स, ब्लू कलर वाली लेयर्स, वो क्या है, वो प्रोडक्ट की लेयर्स है जिनको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर सेल्स। समझ आया क्या मतलब मैंने, पक्का ना। तो अब ये कैसे होता है सारा प्रोसेस, ये मैं इंशाल्लाह कल वाली क्लास में अच्छे से पढ़ा दूंगा आपको। तो पहले मेरे को पता, ये तो समझ आ गया, इधर तक तो क्लियर है ना बेटा। आप नजर को ध्यान से, जब तक प्राइमोडियल फॉलिकल के अंदर एग था ये खुश थी, प्राइमरी के अंदर एग था ये खुश थी, सेकेंडरी के अंदर एग था ये बेचारी खुश थी, टर्शियरी के अंदर एग था ये एक बार एग बाहर चला गया बेटा, तो पीछे क्या रह गया। मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बेटा एग बाहर चला गया, तो पीछे क्या रह गया शाबाश, एम्पिटी ग्रेफियन फॉलिकल रह गया ना। दिस एम्पिटी ग्रेफियन फॉलिकल इज कॉल्ड एज कॉर्पस, क्या बोलते हैं उसको, जल्दी कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। अरे समझ आया। जब तक कॉर्पस ल्यूटियम सेल्स के अंदर एग था दे वर हैप्पी बेटा, ये फूली हुई थी, और जब ये फूली थी बेटा, तो फूली हुई स्टेज में ये हमेशा रिलीज कर रही थी किसको, प्रोजेस्टेरॉन को बेटा, किसको रिलीज कर रही थी। लेकिन एक बार इनका एग बग गया बेटा, अब ये फूलेंगी कि चिपट जाएंगी, चिपट जाएंगी, सूख जाएंगी ना बेटा। दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पस एल्बिकेंस बेटा, क्या बोलते हैं शाबाश। और कॉर्पस एल्बिकेंस प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज नहीं करता। समझ आया। अब ये कहानी कैसे चलती है, क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या लेयर्स होती है, किस चीज को हम ओवोफोरस स्टिमुलस बोलते हैं, किसको हम थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना बोलते हैं, किसको हम प्राइमरी बोल सकते हैं, सेकेंडरी बोल सकते हैं, टर्शियरी बोल सकते हैं, मियोसिस 1 का अरेस्ट क्या है, मियोसिस 2 का अरेस्ट क्या है, डिप्लोटीन क्या है, डिक्टियोटीन क्या है, बिफोर बर्थ क्या है और आफ्टर बर्थ क्या है, ये सारी कहानी इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा कल, किसमें, फीमेल गैमेटोजेनेसिस।